फ्रेंड्स, चलिए आज फिर से आगे बढ़ते हैं और शेक्सपियर के अदर प्लेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके आगे जाने से पहले, चूंकि आज हमारा टारगेट है कि शेक्सपियर की बची हुई जो 4 मैच्योर्ड कॉमेडीज हैं, उन मैच्योर्ड कॉमेडीज को हम लोग कवर करें अपने इस लेक्चर में। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, तैयारी आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन of the day: who published A Lover's Complaint in 1609? The question is, who published A Lover's Complaint in 1609? Okay, the next question is there: when did William Jagger publish The Passionate Pilgrim for Shakespeare? Next question: what was the name of the maid that got engaged with Gratiano in The Merchant of Venice? Okay, which of the Shakespeare's play is thoroughly performed at night? Okay, which play of Shakespeare is called to be the shortest play in all? Okay, which is the first of English history play according to Shakespeare's writing? When was Henry V staged? Okay, how many sonnets did Shakespeare write as a marriage sonnet? Who brought sonnet into England? Where was Shakespeare born? What was the name of Shakespeare's elder daughter? When did Shakespeare write his will? Where was Shakespeare buried after his death on 23rd April 1616? When did Robert Greene make a scathing comment on Shakespeare? Which of the university wits helped Shakespeare start his career? Okay, when did Shakespeare buy his share in the Globe Theatre? What was the name of the character who gets married with Katharina in The Taming of the Shrew? What was the name of the lover whom Sylvia loves in The Two Gentlemen of Verona? Who exchanged the letter of Lord Barony in The Love's Labour's Lost? Which play has an appeal on mercy? Which casket did the Prince of Aragon choose in The Merchant of Venice? और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन पूछते हैं: When did Shakespeare's mother breathe her last? When did Shakespeare's mother breathe her last? That's the last question of the day. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनको आप आंसर करिएगा ऑनेस्टली, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख करके दिखाने की कोशिश करिएगा, जिससे मालूम हो सके कि आप रिवाइज कर रहे हैं अपने आप को कि नहीं, अपने आप को अप टू डेट कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के प्लेस के लिए। जैसा मैंने बताया था कि शेक्सपियर की जो मैच्योर्ड कॉमेडीज हैं, और मैच्योर्ड कॉमेडीज की टोटल संख्या क्या है? 7। ओके, और इन 7 में से जो 3 प्लेस थे उनके बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, जैसे टैमिंग ऑफ द श्रेव के बारे में। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मिडसमर नाइट्स ड्रीम,
और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस के बाद अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेक्सपियर की फोर्थ मैच्योर्ड कॉमेडी के बारे में, जिसका नाम होगा मच आडो अबाउट नथिंग। मच आडो अबाउट नथिंग। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एज यू लाइक इट पर। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ नाइट के बारे में। और आखिर में हम लोग डिस्कस करेंगे द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से। ओके, सबसे पहले हम लोग आज के दिन में डिस्कस करना शुरू करेंगे मच आडो अबाउट नथिंग के बारे में। एक्चुअली शेक्सपियर का ये प्ले मच आडो अबाउट नथिंग मैसीना में सेट किया गया है। इसकी जो सेटिंग है इज मैसीना। शेक्सपियर ने इस प्ले को एक्चुअली पब्लिश खुद तो नहीं करवाया था, लेकिन फिर भी क्वार्टर टाइम में इसको क्वार्टर रूप में पब्लिश किया गया था। तो इट्स पब्लिशिंग इज क्वार्टर। मच आडो अबाउट नथिंग में एक बार फिर से लव स्टोरी है, एक बार फिर से चीटिंग है, मेक बिलीव जिसकी हम पहली बार एंट्री पाते हैं द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में। उस मेक बिलीव के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से शेक्सपियर ने यहां पर यूज किया। एक्चुअली मेक बिलीव क्या होता है इसके बारे में आप जानो। मेक बिलीव कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो आप देखते हैं वो झूठा होता है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि वो सच है और आप उस पर भरोसा कर लेते हैं। ऐसे कई बार एक तरह की हेलुसिनेशन जैसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको भ्रम होता ही नहीं है, जबकि वो सारी चीजें झूठी होती हैं, फिर भी आप उस पर यकीन कर लेते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग, ऐसे एपिसोड को कहते हैं मेक बिलीव। शेक्सपियर ने फर्स्ट टाइम मेक बिलीव को जो यूज किया था वो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में यूज किया था। और एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट मच आडो अबाउट नथिंग में भी किया था। मच आडो अबाउट नथिंग को शेक्सपियर ने 1598 से 1599 के बीच में राइट किया होगा, जैसा हम लोग मानते हैं। इस प्ले की खासियत यह है कि इसमें एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात किया जाता है, बेट्रिस, जिनको हम लोग क्वीन ऑफ डार्जिलिंग कन्वर्स मानते हैं। बेट्रिस जो इस प्ले में हीरोइन का रोल करेगी, सेंट्रल रोल होता है, उन्हें हम लोग क्वीन ऑफ डार्जिलिंग विट मानते हैं। और ये एक सीक्रेट लव स्टोरी को नरेट करने का कोशिश करता है। और जो सीक्रेट इनका लव स्टोरी होता है वो बेनेडिक्ट के साथ चलता है। बेनेडिक्ट, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर से पेयर क्वेश्चंस में कई बार ऐसा आता है कि मैच करना होता है या ये पॉइंट आउट करना होता है कि कौन सा पेयर मिसमैच्ड है। तो उसमें कई बार बेट्रिस और बेनेडिक्ट का ये क्वेश्चन आ चुका है। बेट्रिस को जहां हम लोग क्वीन ऑफ डार्जिलिंग कन्वर्स के रूप में जानते हैं, वहीं पर बेनेडिक्ट जो है वो शुरुआत में हम लोगों को ऐसे रूप में मिलता है जैसे वो मिसोगैमिस्ट हो। जो मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन हु हेट्स मैरिज, अपने आप को मैरिज से दूर करना चाहता है, ऐसे पर्सन को हम लोग मिसोगैमिस्ट कहते हैं। तो बेनेडिक्ट की जो शुरुआत होती है इस प्ले में, तो ऐसा लगता है कि वो मिसोगैमिस्ट है और शादी या इस तरह की किसी भी रिश्ते से अपने आप को वो दूर रखना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है।
प्ले में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है डॉन जॉन। डॉन जॉन। डॉन जॉन का एक निक नेम है, कभी आपसे पूछा जा सकता है, और वो निक नेम है द बास्टर्ड प्रिंस। द बास्टर्ड प्रिंस। तो कभी अगर पूछा गया कि बास्टर्ड प्रिंस के नेम से विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नोन, तो उस कंडीशन में आप डॉन जॉन के बारे में बताएंगे कि ये वो कैरेक्टर है जिसको हम बास्टर्ड प्रिंस के नाम से जानते हैं। अब अगर इस प्ले के स्टोरी को हम लोग नरेट करें तो एक्चुअली प्ले की जो शुरुआत होती है उसमें हम ये देखते हैं कि देयर वाज समवेयर वार, और मेजर कैरेक्टर जितने भी इस प्ले के हैं जैसे कि बेनेडिक्ट भी एक प्रिंस है और वार से वापस आया है, साथ ही डॉन पेड्रो जो डॉन जॉन के बड़े भाई हैं। हालांकि डॉन जॉन जो है वो इनका स्टेप ब्रदर है और इनके फादर से इलेजिटिमेट सन के रूप में आया है डॉन जॉन। डॉन पेड्रो और बेनेडिक्ट अच्छे फ्रेंड हैं, साथ ही डॉन पेड्रो का एक और फ्रेंड है क्लॉडियो। डॉन पेड्रो के ये फ्रेंड क्लॉडियो इस बार जब मेसिना में आए हैं तो इन लोगों की जो ठहरने की जगह है, तो मेसिना के जो लॉर्ड हैं, इनफैक्ट ड्यूक हैं, जिनका नाम लियोनातो है, लियोनातो के घर पर ये लोग ठहरे हुए हैं। लियोनातो के घर पर ठहरने से यहां पर ये लोग अपनी फ्रेंडशिप को एंजॉय करते हैं, साथ में विक्ट्री को भी एंजॉय कर रहे हैं। और असली बात ये होती कि लियोनार्डो की इकलौती एक बेटी थी हेरो, और लियोनार्डो की ही नीज है बेट्रिस। नीज जो है वो बेट्रिस है। तो हेरो को देखने के बाद क्लॉडियो हेरो से लव करने लगता है और इस तरह से वो हेरो के दिल को जीतना चाहता है। इधर जो डॉन जॉन है उसे ये बहुत बुरा लगता है कि उसके बड़े भाई डॉन पेड्रो को सारा रिस्पेक्ट मिलता है लेकिन डॉन जॉन को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता, इसलिए वो कॉन्स्पिरेसी में लगा रहता है कि किसी भी तरह से अपने भाई डॉन पेड्रो को वो नीचा दिखा सके। इधर लियोनार्डो को भी मालूम है कि उनकी जो नीस बेट्रिस है और जो प्रिंस बेनेडिक्ट हैं, इन दोनों के बीच में मेरी वार चल रहा है। एक्चुअली मेरी वार का यहाँ पर रिलेशन है कि दोनों एक दूसरे से लव तो करते हैं, बोथ ऑफ देम लव, लेकिन एक्चुअली एक दूसरे के सामने इजहार करने से डरते हैं। और डरने का एक बड़ा रीजन ये माना जाता है कि दोनों में से कोई भी अपने आप को झुकाना नहीं चाहता। इनफैक्ट उनको यह डर है कि अगर कोई उसमें प्रपोज करता है और अगला पर्सन उसको रिजेक्ट कर दे तो उस कंडीशन में जो प्रपोज करेगा उसकी इंसल्ट हो जाएगी, और दोनों से कोई भी अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहता है। परहैप्स दैट इज द रीजन कि दोनों एक दूसरे से लव तो करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते हैं, और इस बारे में लियोनार्डो जो थे वो जानते थे, और जानते हैं कि छोटे भाई एंटोनियो भी थे। लियोनार्डो के छोटे भाई जो हैं वो एंटोनियो। इधर जब हेरो के ऊपर क्लॉडियो का दिल आ चुका है तो लियोनार्डो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि क्लॉडियो एक काबिल प्रिंस है, और इस तरह से अगर हेरो की शादी होती है तो एक अच्छे प्रिंस के साथ हो रही है। शादी की सारी बातें फिक्स हो चुकी हैं, लेकिन जॉन अपनी षड्यंत्र में अब सक्सेस होने के फिराक में है। डॉन जॉन का एक सर्वेंट है बोरेशियो को वो हमेशा अपने साथ रखता है क्योंकि वो एविल डीड्स में इसकी मदद करेगा। इधर जब शादी की तैयारी हो चुकी तो शेक्सपियर ने, अगर हम लोग इनकी मैच्योर्ड कॉमेडीज की बात करें तो मैच्योर्ड कॉमेडीज में यह इकलौती ऐसी कॉमेडी है
जिसमें मास्करेड बाल पार्टी, आप जानते हैं मास्करेड जो होता है, बाल मास्क लगा करके पार्टनर के साथ डांस करने का एक रिवाज होता है, जिसको हम मास्क बाल कहते हैं या बाल पार्टी भी कहते हैं। इसके पहले बाल पार्टी का यूज कहीं पर नहीं किया गया है, किसी भी प्ले में नहीं किया गया। हालांकि रोमियो एंड जूलियट में ऐसा किया गया, लेकिन किसी भी मैच्योर्ड कॉमेडी में मास्क बाल का या मास्करेड बाल का यूज नहीं किया गया है। यह भी ध्यान रखना होगा। मान लो कभी इस तरह से क्वेश्चन बना लिया कि शेक्सपियर के किस मैच्योर्ड कॉमेडी में मास्करेड बॉल के बारे में बात किया गया है, तो देयर इट इज मच आडो अबाउट नथिंग। तो मास्करेड बॉल में एक्चुअली डॉन पेड्रो को क्लॉडियो समझाता है कि वो वांट टू चेक कि जो हीरो है वो कितना ज्यादा उससे लव करती है, और इसके लिए वो जानना चाहता है कि पेड्रो अगर हीरो के साथ फ्लर्ट करता है तो क्या सच में हीरो पेड्रो का साथ देती है। इसलिए क्लॉडियो जो होता है वो पेड्रो को भेज देता है हीरो के साथ डांस करने के लिए। बट इस मौके का फायदा उठाता है डॉन जॉन, और वो ये बता देता है कि डॉन पेड्रो जो है वो अपने लिए हीरो को वू कर रहे हैं, अपने लिए हीरो को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लॉडियो अपने दोस्त से नाराज हो जाता है, लेकिन जल्द ही डॉन पेड्रो इस बात को क्लियर करते हैं कि उनके बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तो सिर्फ उन हीरो को बता रहा था, क्योंकि मास्क को लगाया था तो हीरो पहचान नहीं पाई थी, तो हीरो को बता रहा था कि वो उसको उसके फ्रेंड ने क्लॉडियो ने ही भेजा है। इधर का प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ था, लेकिन उसी समय जब ये मास्करेड बाल पार्टी चल रही थी तो बेनेडिक्ट भी मास्क का यूज करके बेट्रिस के साथ डांस करने के लिए चला जाता है। जब वो बेट्रिस से डांस कर रहा होता है तो बेनेडिक्ट के बारे में कुछ बात करता है इस रूप में। उस समय बेनेडिक्ट के बारे में बेट्रिस कहती है कि जो बेनेडिक्ट है एक डल प्रिंस है। ये बात सुन करके बेनेडिक्ट को बुरा तो लगा, लेकिन वो जानना चाहता था कि वो क्या सोचती है, और उसके सामने वो बात सामने आ गई। इस तरह से उसके अंदर का जो भी कंफ्यूजन था वो थोड़ा क्लियर हुआ कि सच में बेनेडिक्ट शायद उसको लव नहीं करती है। लेकिन अब डॉन पेड्रो और क्लॉडियो ये लोग अच्छी तरह से जान चुके थे कि बेट्रिस सच में बेनेडिक्ट को बहुत लव करती है, बट वो बेनेडिक्ट को बोलती नहीं। और ये बात तो हीरो और उसकी मेड उर्सुला और मार्गरेट भी जानती हैं कि सच में ये लव तो करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से हार, इसलिए प्लान करते हैं कि किसी भी तरह से बेनेडिक्ट और बेट्रिस एक दूसरे की फीलिंग के बारे में जान सकें। इस ग्रुप को काम दिया गया, और इस तरह से सीक्रेट एक कन्वर्सेशन होता है जहां पर हीरो उर्सुला के साथ जाती है, और जिस जगह बेनेडिक्ट होते हैं उसी जगह वो खड़े होकर के अनसुना सा बन करके बात करती हैं कि सच में बेट्रिस बेनेडिक्ट को बहुत लव करती है, बट वो इस बात से डरती है कि बेनेडिक्ट कहीं रिजेक्ट ना कर दे। यही काम डॉन पेड्रो और क्लॉडियो करते हैं, और वो भी एक सीक्रेट बात करते हैं जहां पर बेट्रिस उनको सुन सके, और बेट्रिस को वो भी यही बात सुनाते हैं कि जो बेनेडिक्ट है वो एक्चुअली उनको बहुत लव करता है, बट वो डरता है कि कहीं बेट्रिस उसको रिजेक्ट ना कर दे। इस तरह से बेट्रिस और बेनेडिक्ट दोनों ही एक दूसरे के इमोशन के बारे में जान सके, और वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को अपने लव का प्रपोजल देंगे। फाइनली बेनेडिक्ट और बेट्रिस के बीच में लव क्लियर हो जाता है, लेकिन यहां पर डॉन जॉन अपनी इस बात से हार गया, क्योंकि उसने एक कोशिश तो की थी कि पेड्रो और क्लॉडियो के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब शादी से सिर्फ एक दिन की दूरी रह गई है। डॉन जॉन ने डॉन पेड्रो और क्लॉडियो दोनों के मन में यह बात डाली कि जो हीरो है वो फेथफुल नहीं है। एक्चुअली वो हीरो के बारे में दिखाना चाहता है कि हीरो का कहीं और अफेयर चलता है। जब डॉन पेड्रो और क्लॉडियो इस बात को नहीं मानते हैं तो वो उन्हें दिखाने के लिए ले जाता है। एक्चुअली उसने अपने ही सर्वेंट बोरेशियो को हीरो के रूम की तरफ भेजा था, और बोरेशियो जो है वहां जाने के बाद मार्गरेट के साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है।
लेकिन वो रूम तो हीरो का होता है, दैट इज मेक बिलीव, ये रूम तो हीरो का होता है। इसलिए जब ये सेक्सुअल रिलेशन जो सच में बोरेशियो और मार्गरेट के बीच में हो रहा होता है, उसको डॉन पेड्रो और क्लॉडियो ये मान लेते हैं कि वो सेक्सुअल रिलेशन जो होता है वो हीरो और बोरेशियो के बीच में हो रहा है। इस तरह से हीरो को वो लोग फेथलेस मान लेते हैं और इस अपमान का बदला लेने के लिए क्लॉडियो डिसाइड करता है कि जब अगले दिन शादी हो रही होगी तो सारे लोगों के सामने वो हीरो के बारे में ऐसा बोलेगा, और ऐसा वो करता भी है, जिसकी वजह से हीरो बेहोश हो जाती है। उसी समय फ्रियर फ्रांसिस वहां आ जाते हैं, जो शादी करा रहे थे, फ्रियर फ्रांसिस, और वो बेहोश कंडीशन में ही हीरो को अपने साथ ले जाते हैं और बाद में यह डिक्लेयर कर देते हैं कि हीरो इज डेड। अब हीरो की डेथ की न्यूज सुनने के बाद बेट्रिस बहुत नाराज होती है। उसको लगता है कि उसकी कजन जो हीरो थी उस पर बेवजह ही ये दोष लगाए गए और उसका मेन दोषी कौन है? क्लॉडियो। इसलिए बेनेडिक्ट के सामने बेट्रिस शर्त रखती है कि अगर वह क्लॉडियो को किल करेगा तभी वो बेट्रिस से शादी करेंगे, लव करेंगे। पहले तो बेनेडिक्ट तैयार नहीं होता है, लेकिन लव में आने की वजह से वो फाइनली इस बात को मान जाता है। अब इस बीच बेट्रिस को इस बात का कंफर्म था कि बेनेडिक्ट इसको करेगा, लेकिन बेनेडिक्ट के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अपने फ्रेंड को कैसे मारे। पहरे पर गए हुए डॉगबेरी और वर्गीस अपने पहरे पर हैं। अचानक से उनको सुनाई देता है बोरेशियो की सीक्रेट बातें। बोरेशियो सीक्रेट बातें कर रहा था और वो अपने एक साथी कॉनरेड के साथ ये बात कर रहा था और ये बता रहा था कि एक्चुअली वो जब रूम में गया था तो उसका जो रिलेशनशिप हुआ था वो हीरो के साथ तो हुआ ही नहीं था, उसका रिलेशनशिप तो मार्गरेट के साथ हुआ था। लेकिन मार्गरेट को ही सब लोगों ने हीरो मान लिया और इस वजह से मार्गरेट को दोषी कर दिया गया। इस बात को जब डॉगबेरी और वर्गीस ने सुना तो उन लोगों ने बोरेशियो और कॉनरेड को अरेस्ट कर लिया और इस तरह से उनको यह मालूम हो गया कि डॉन जॉन का यह षड्यंत्र था, कॉन्स्पिरेसी थी। और जब ये बात डॉन जॉन को मालूम हुई तो डॉन जॉन वहां से भाग लेता है। अब जब ये बात मालूम चली क्लॉडियो को वर्गीस और डॉगबेरी के जरिए कि सच में हीरो तो वर्चुअस थी, उसके ऊपर बेवजह ही दोष लगाया गया, तो बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं। लियोनार्डो के साथ जो उनका रिलेशन खराब हुआ था उसको सुधारने के लिए एक बार फिर से वो लोग आते हैं। तो लियोनार्डो उनको कहते हैं कि उनके पास तो बेटी नहीं, लेकिन उनके भाई जो एंटोनियो है उनकी एक बेटी है जो लुक लाइक हीरो है, अगर वो उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाए। क्लॉडियो को अब तो सच में हीरो तो नहीं मिलने वाली थी, लेकिन उनको ये लग रहा था कि लियोनार्डो और एंटोनियो जैसे अच्छे लोगों के साथ रिश्ता ना खराब हो जाए। रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन जब बाद में शादी का टाइम आता है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाता है कि हीरो जो है वो सरवाइव कर रही है और इस तरह से वो खुश हो जाते हैं और सारी इसमें हैप्पी एंडिंग होती है, सारे लोग मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, एक स्टेटमेंट जो लियोनार्डो का आता है वो खास तौर से इंपॉर्टेंट है इस प्ले में, जहां पर वो कहते हैं देयर इज अ काइंड ऑफ मेरी वॉर बिटवीन साइनोर बेनेडिक्ट एंड हर। देयर इज अ काइंड ऑफ मेरी वॉर बिटवीन साइनोर बेनेडिक्ट एंड हर। इसका हर का जो रिलेशन है वो बेट्रिस से है, जिसके और एक्चुअली बेनेडिक्ट के बीच में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, मेरी वार चल रहा था और उसी के बारे में इसमें जिक्र किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्ले के लिए, और अगला हमारा प्ले जो है वो है एज यू लाइक इट। हम लोग जानते हैं कि शेक्सपियर की कुछ कॉमेडीज, खास तौर से एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट, ऐसी कॉमेडीज हैं जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट कॉमेडीज में काउंट की जाती हैं। और इस टारगेट में, या जिस तरह से हम लोग टारगेट बैच कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोग इसको स्पेस तो टाइम तो नहीं दे सकते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीजें इंपॉर्टेंट हैं
उन सारी चीजों पर हम लोग फोकस करें और प्रिपरेशन करें ठीक से। यह ध्यान रखिएगा कि आप लोग पास अलग से बाद में तैयारी करने का टाइम नहीं है, इसलिए जो टाइम है उसी टाइम में आप कंप्लीट अपना प्रिपरेशन करें। एज यू लाइक इट को फर्स्ट टाइम शेक्सपियर के फोलियो में ही पब्लिश किया गया था, मतलब फोलियो से पहले एज यू लाइक इट कभी भी पब्लिश नहीं हुई थी। और फर्स्ट फोलियो जो होता है वो 1623 में होता है, पहली बार 1623 में ये फोलियो आता है और उसी में इसको पब्लिश किया गया होता है। एज यू लाइक इट जो ये प्ले है इसकी सेटिंग एक्चुअली फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। सेटिंग सारे प्लेस की आप लोग याद रखिएगा, सेटिंग से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। और चूंकि शेक्सपियर की मदर का नाम मैरी आर्डेन था, इस वजह से कई लोग यह भी मानते हैं कि जो एज यू लाइक इट है यह एक तरह से शेक्सपियर का थोड़ा सा स्लाइट, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन स्लाइट ऑटोबायोग्राफिकल जरूर है। ऐसा इस वजह से माना जाता है क्योंकि इसमें जो फॉरेस्ट का नाम दिया गया है वो आर्डेन दिया गया है। और आर्डेन जो था वो एक टाइटल नेम था, जो मैरी आर्डेन जो शेक्सपियर की मदर थी जैसा आपको मालूम है उनके नाम के साथ जुड़ता था, मैरी आर्डेन। इस वजह से इसको थोड़ा सा स्लाइटली ऑटोबायोग्राफिकल माना जाता है। इस प्ले को 1599 और 1600 में, जैसा मैंने पहले भी बताया कि शेक्सपियर का जो क्रीम टाइम है अराउंड तो वो 1598 से शुरू होता है और लगभग 1608 तक चलता रहता है। फिलहाल इस प्ले को शेक्सपियर ने 1599 से लेकर के 1600 के बीच में राइट किया। एक बार फिर से शेक्सपियर ने एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया है। एक्चुअली शेक्सपियर ने किसी सब्जेक्ट को छोड़ा नहीं। एज यू लाइक इट शेक्सपियर का इकलौता प्ले है। एक्चुअली दो प्ले ऐसे हैं, इकलौता तो नहीं है, कॉमेडी के रूप में इकलौता है, लेकिन टोटल में दो प्ले ऐसे हैं जहां पर एक छोटा भाई बड़े भाई को डिपोज करता है। यहां पर एज यू लाइक इट में ड्यूक जो सीनियर होता है, ड्यूक सीनियर is deposed by Duke Frederick. ड्यूक फ्रेडरिक छोटे होते हैं और अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को डिपोज कर देते हैं, पद से हटा देते हैं। अब इस थीम पर दो प्ले शेक्सपियर ने राइट किया है, एक तो एज यू लाइक इट देख रहे हैं और दूसरा एक और प्ले जो शेक्सपियर के ऑटोबायोग्राफी के रूप में देखा जाता है, दी टेम्पेस्ट, उसके बारे में। और वहां पर भी हम प्रॉस्पेरो को देखते हैं कि प्रॉस्पेरो को भी पद से हटाया गया होता है। अब दोनों प्लेस में सेम थीम तो है बट एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस जरूर याद रखिएगा। एज यू लाइक इट जो है इसमें सिर्फ ड्यूक को डिपोज किया गया है, बाहर किया गया है, इनकी बेटी जो रोजालिन है उनको नहीं। लेकिन अगर आप प्रॉस्पेरो में जाते हैं तो टेम्पेस्ट में जाते हैं तो प्रॉस्पेरो को भी डिपोज किया जाता है और प्रॉस्पेरो के साथ उनकी छोटी सी बेटी जो होती है मिरांडा, उन्हें भी हटाया गया। तो थोड़ा अलग क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अगर इसका क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह से बनेगा ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा, which play of Shakespeare presents an elder brother deposed by younger brother? तो उसमें तो दो सब आ जाएंगे, लेकिन इसी में अगर उसने जोड़ दिया where the daughter was also banished with father, तो daughter was banished with father in the Tempest, लेकिन अगर only father was banished without daughter तो उस कंडीशन में as you like it। तो as you like it इकलौता ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जिसको उन्होंने डिपोज के थीम पर लिखा जरूर है, लेकिन उसमें डॉटर को डिपोज नहीं किया जाता है, केवल फादर ही
आई मीन ड्यूक सीनियर ही होते हैं जिनको डिपोज किया गया होता है। इस प्ले में एक मेलैंकोलिक कैरेक्टर भी है जिसका नाम है जैक्स। जैक्स इस प्ले का मेलैंकोलिक कैरेक्टर है, रिमेंबर। और इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जब प्ले हमारा एंड होता है तो एंड होने के बाद सारे कैरेक्टर तो लगभग वापस चले जाते हैं, लेकिन जो जैक्स होता है वह प्ले एक्चुअली यहाँ पर बचा रह जाता है और फॉरेस्ट में ही रह जाता है, वो घर नहीं जाया करता है। तो इकलौता ऐसा प्ले होता है, ऐसा कैरेक्टर होता है जो वहां पर रुका रहता है। नेक्स्ट यह भी है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को जैक्स ने ही किया है। तो ये एक मेलैंकोलिक कैरेक्टर है, सैड कैरेक्टर है और थोड़ी पूरी तरह से सैड ही है, मेलैंकोलिक है, सैड है, पेसिमिस्टिक भी हम कह सकते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर टच देखने को मिलता है। जो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डर में पूरी लाइफ रहता है, एक्चुअली लास्ट में भी सारे लोग चले जाते हैं तब भी ये अपने फॉरेस्ट में ही रुका रहता है, उसी जगह पर रुकता है। ओके, नेक्स्ट इस प्ले की खासियत ये है कि इस प्ले में एक कैरेक्टर है जिसका नाम है एडम। तो एडम कैरेक्टर जो है उसको शेक्सपियर ने खुद परफॉर्म किया है। एडम के कैरेक्टर को शेक्सपियर ने खुद परफॉर्म किया है, इसलिए भी ये प्ले खास हो जाता है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर के बारे में भी याद रखना जरूरी होता है कि कौन से कैरेक्टर को शेक्सपियर ने खुद परफॉर्म किया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि ये प्ले जो रहा है पूरी तरह से फॉरेस्ट में सेट है, जंगल में इसका पूरा सीन है, इस वजह से इसको हम लोग एक पैस्टोरल कॉमेडी भी कहते हैं, क्योंकि जंगल हो या देहाती क्षेत्र हो वहां पर जो भी सेट वर्क होता है उसको हम लोग पैस्टोरल कहते हैं। और चूंकि यह कॉमेडी है इसलिए इसको पैस्टोरल कॉमेडी कहा गया है, या फिर रोमांटिक कॉमेडी भी कह सकते हैं, जहां पर लव के लिए ही सारी चीजें की जाती हैं, जैसा मैंने आपसे बताया। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने इसमें बताया कि जैक्स जो होता है वो 7 एजेस ऑफ मैन के बारे में बात करता है, ऑफ मैन। इसी तरह से 7 एजेस तो इसमें बात होती है। इस प्ले में कुल मिलाकर के 4 मैरिजेस होती हैं, 4 जो होती हैं वो मैरिजेस होती हैं, जिनमें इस तरह से होता है कि रोजालिंड जो होती हैं उनकी शादी जो होती है, फाइनली रोजालिंड की शादी, पेयर जरूर याद रखिएगा, ऑर्लैंडो के साथ होती है, ऑर्लैंडो। और सीलिया जो होती है, सीलिया की शादी जो होती है ओलिवर से होती है, ओलिवर। इसके अलावा ऑड्री होती है, ऑड्री की जो शादी होती है वो टच स्टोन से होती है, जो इस प्ले का एक कॉमिक कैरेक्टर है, टच स्टोन। और आखिरी जो होती है फेबी जो होती है उनकी शादी होती है सिल्वियस से। इस तरह से ये 4 मैरिजेस होती हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें, कभी संख्या भी बना लेते, टीजीटी पीजीटी का कोई स्टैंडर्ड तो ऐसा होता नहीं है, कभी कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं, कभी शादी पूछ लिया कि कितनी शादी हो गई, तो भी केयर करिएगा कि 4 मैरिजेस इसमें होती हैं और चारों के पेयर कुछ इस तरह से हैं। यहाँ एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि जो रोजालिंड है वह अपने लिए एक डिस्गाइज नेम लेती हैं, यहाँ पर अपने को छुपाने के लिए वो गायनेमेड नेम का एक यूज करती हैं। तो रोजालिंड का जो डिस्गाइज नेम होता है वो होता है गायनेमेड। और वहीं पर गायनेमेड के साथ गई हुई उनकी जो कजन सिस्टर होती हैं एक्चुअली सीलिया, उनकी जो नाम होते हैं वो एलियाना होता है। सीलिया का भी एक डिस्गाइज नेम होता है एलियाना, तो उसका यूज यहाँ पर किया गया है। तो ये 2 चीजें भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डिस्गाइज नेम भी पूछ लिया जाता है कि इनका डिस्गाइज नेम क्या था। अब हम लोग आते हैं सीधे प्ले के कैरेक्टर्स और थीम के बारे में आते हैं, बात करते हैं। एक्चुअली जब प्ले ओपन होता है तभी हमें मालूम हो चुका होता है कि जो ड्यूक सीनियर हैं
वो ऑलरेडी फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में अपने कुछ लॉर्ड्स के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उनके जो यंगर ब्रदर थे ड्यूक फ्रेडरिक, उन्होंने इनको एक्चुअली अपने राज्य से जो डची फॉरेस्ट का एरिया होता है वहां से इनको हटा दिया होता है। तो ये भी जंगल में रह रहे हैं और जंगल का नाम जैसे मैंने बताया फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है। ध्यान रखिएगा इसको, कई बार क्वेश्चन बना सकता है कि फॉरेस्ट का क्या नाम था। फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन है जिसके जहां पर ये रहते थे, और वहीं पर इनके साथ जितने लॉर्ड्स रहते थे उनमें एक लॉर्ड जो है जैक्स भी था जो इनके साथ रहता था। जैक्स के बारे में जैसे मैंने बताया हमेशा मेलंकलिक रहने वाला या उदास रहने वाला ये कैरेक्टर होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। इधर ड्यूक सीनियर की बेटी है रोजालिन, और रोजालिन जंगल में नहीं है, एक्चुअली वो पैलेस में ही है, क्योंकि वो अपनी कजन सेलिया की एक अच्छी फ्रेंड भी है। तो सेलिया के साथ रहने की वजह से शायद ऐसा रहा हो कि ड्यूक फ्रेडरिक ने इनको जंगल में ना भेजा हो और सेलिया के साथ हो रहे। सेलिया भी रोजालिन को बराबर लव करती है। इधर एक सब प्लॉट भी चल रहा होता है और सब प्लॉट का केंद्र बनते हैं, टच बनते हैं डी बॉयस फैमिली। एक्चुअली डी बॉयस फैमिली, डी बॉयस फैमिली, डी बॉयस फैमिली के सबसे बड़े जो लड़के हैं वो है ओलिवर, और ओलिवर के बाद जैक्स, ओलिवर जैक्स, ध्यान रखिएगा इसमें जैक्स दो हैं, और लास्ट में ऑरलैंडो। ऑरलैंडो खूबसूरत भी हैं और विकी भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग उनको लव भी करते हैं। शायद यही वजह था कि ऑरलैंडो के बड़े भाई ओलिवर जो हैं वह ऑरलैंडो से जेलस करते हैं और वो किसी भी तरह से अपने भाई को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। तो पहले ये प्लान करते हैं एक रेसलिंग के बारे में, अखाड़े के बारे में, और एक बड़ा रेसलर होता है जिसका नाम होता है चार्ल्स। चार्ल्स चार्ल्स नाम का जो रेसलर होता है जो बहुत ही खूंखार होता है, उसकी आदत होती है जो भी उसके साथ रेसलिंग करता है और उसको हराने के बाद वो जान से मार डालता है, उसको ओलिवर अपने साथ मिला लेता है और भड़काता है कि चार्ल्स जो है वह किसी भी कंडीशन में ऑरलैंडो को छोड़े नहीं, और चार्ल्स प्रॉमिस करता है कि ऑरलैंडो को वो नहीं छोड़ेगा। ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच का जो ये एक्चुअली वो कहा तो गया था टूर्नामेंट, लेकिन सारे लोग जानते थे कि चार्ल्स के साथ टूर्नामेंट करने का क्या मतलब होता है। ड्यूक फ्रेडरिक के सामने ये हो रहा था। यहीं पर ऑरलैंडो की पहली मुलाकात रोजालिन से होती है और रोजालिन ऑरलैंडो की बहादुरी और साथ साथ उसकी सिंप्लिसिटी को देख करके दोनों को एक दूसरे से लव हो जाता है। ऑरलैंडो जाता है और रेसलिंग में चार्ल्स को डिफीट कर देता है, लेकिन चार्ल्स को मारता नहीं। ओलिवर अपने यहां पर काम से फेल होने के बाद डिसाइड करता है कि ऑरलैंडो को वो अपने कंट्री में बैनिशमेंट दे देगा, और बैनिशमेंट मिलने की वजह से ऑरलैंडो जो है उस कंट्री में एंट्री नहीं कर सकता है। इस तरह से ऑरलैंडो के लिए कंट्री में जब एंट्री करना मुश्किल हो जाएगा, और फिर भी अगर ऑरलैंडो एंटर करता है जिससे माना जाएगा कि उन्होंने आदेश का विरोध किया, और एक रीजन मिल जाएगा जिसकी मदद से ओलिवर जो है ऑरलैंडो को अपने रास्ते से हटा सकेगा। इधर रोजालिन और सीलिया, खासतौर से सीलिया को यह बात रियलाइज हो गई कि उसके जो फादर हैं ड्यूक फ्रेडरिक वो गलत करते हैं। वो चाहे होते तो जो ऑरलैंडो के साथ चार्ल्स का ये अखाड़े में युद्ध चला एक तरह से, उसको वो रोक सकते थे, लेकिन वो जानबूझ करके नहीं रोकते हैं, और इस वजह से वह डिसाइड करती है कि अपनी कजन सिस्टर रोजालिन के साथ वह भी फॉरेस्ट में चली जाएगी, और दोनों लोग जैसा मैंने बताया अपने आप को डिस्गाइज करती हैं। रोजालिन डिस्गाइज करती हैं और अपना नाम एक बॉय के रूप में गैनीमेड लेती हैं, और सीलिया जो होती है एक लड़की के ही ड्रेस में होती है और अपना नाम जो है एलियाना लेती है। दोनों लोग डिसाइड करती हैं कि वो वहां से चली जाएंगी। साथ में उन्होंने अपने साथ एक क्लॉन को भी ले लिया, और उस क्लॉन का नाम था टच स्टोन।
ये लोग जब जंगल में पहुंचते हैं तो जंगल में पहुंचने के बाद वहां ढेर सारे शेफर्ड होते हैं जिनसे इनकी मुलाकात होती है, और उन शेफर्ड में सिल्वियस, विलियम, कॉरिन, ये सारे लोग शेफर्ड के रूप में इनसे मिलते हैं। खास तौर से यहाँ पर मेन जो शेफर्ड होते हैं वो जैसे कि सिल्वियस, जैसे मैंने बात की, और ऑड्री का जो फर्स्ट लवर है विलियम वो है, और वहां का एल्डरली एक शेफर्ड है जिसका नाम है कॉरिन। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनसे वहां पर इनकी मुलाकात होती है। जब टच स्टोन वहां पर जाता है और ऑड्री को देखता है तो ऑड्री से उसको लव हो जाता है, और वो ये जानता है कि ऑड्री को विलियम लव करता है, विलियम ऑड्री को लव करता है। इसलिए वो एक प्लान करता है कि किसी भी तरह से ऑड्री को हासिल करेगा। इधर ऑर्लैंडो जब वापस जाने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि उनके खिलाफ एक्चुअली उनके सर्वेंट ने, जिसका नाम था एडम, उनके सर्वेंट एडम ने उन्हें ये बता दिया और अंदर जाने से मना कर दिया कि उनको बैनिशमेंट मिल गया है, अब वो नहीं जा सकते हैं। ऑर्लैंडो को बहुत दुख होता है, ही इज वेरी सैड, और वो डिसाइड करता है कि वो जंगल में चला जाएगा और वो भी वहीं पर रहेगा जहां पर ड्यूक सीनियर रहते हैं। यहां से सारे मेजर कैरेक्टर धीरे धीरे करके जंगल में ही आते जा रहे हैं जहां पर ड्यूक सीनियर रह रहे हैं, क्योंकि यही जगह पर जो फॉरेस्ट है उसी जगह पर रोजालिन भी आई हुई है, इसी जगह पर ऑर्लैंडो भी आता है एडम के साथ, और बाकी लॉर्ड्स तो रह ही रहे हैं। इधर बीच ओलिवर जब ये देखता है कि ऑर्लैंडो आता नहीं है और वहां से वापस चला गया है तो उसको लगता है कि अब वो अपने आप को बाहर निकालेगा और जंगल में जाकर के अपने भाई ऑर्लैंडो को मारेगा। साथ में अपने सर्वेंट डेनिस को वो ले लेता है और उसकी मदद से दोनों लोग जंगल में चल देते हैं। जंगल में जाने के बाद इनके साथ कुछ ऐसी घटना होगी जो इनकी पूरी थिंकिंग को चेंज कर देगी। फिलहाल यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब टचस्टोन जो है वो ऑड्री को लव करता है और ऑड्री को विलियम पहले से लव कर रहे हैं, तो ऑड्री को अब सच में कौन लव करे और किसके साथ ऑड्री जाए, एक समस्या तो ऑड्री की है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई वो ये कि गायनामेड जो है, आप समझते रहिएगा गायनामेड कौन है, रोजालिन। गायनामेड जो है फीबे को सिल्वियस लव करता है, सी लाइक दिस, सिल्वियस फीबे, फीबे गायनामेड, गायनामेड ऑर्लैंडो, ऑर्लैंडो रोजालिन, लाइक दिस। एक चेन आ जाती है बड़ी, एक मतलब उलझी हुई कहानी सी होती है। कहानी ऐसे होती है कि जो सच में सिल्वियस है वो सिल्वियस लव करता है फीबे से, फीबे लव करती हैं गायनामेड से, गायनामेड लव करता है ऑर्लैंडो से, और ऑर्लैंडो लव करता है रोजालिन से। इस तरह से ये लव तो इतना उलझा हुआ है कि इसको समझना ही मुश्किल लग रहा है कि कौन किससे लव करेगा और क्या इसका सलूशन होगा। इधर एक रात को मौका पाकर के टचस्टोन डिसाइड करता है कि वह ऑड्री का रेप कर देगा, और अगर उसने ऑड्री का रेप कर दिया तो उस कंडीशन में ऑड्री मजबूर हो जाएगी टचस्टोन के साथ रहने के लिए। लेकिन जब वो रेप करने वाला था तभी वहां पर गायनामेड आ जाती है और वो टचस्टोन को फटकारती हैं और ये कहती हैं कि वो ऑड्री का जो है दिल जीतने की कोशिश करे, ना कि इस तरह से गलत ढंग से उसे पाने की कोशिश करे। टचस्टोन क्योंकि है तो क्लोन, लेकिन उसको ये सब चीजें आती नहीं, वो डिसाइड करता है कि वो तरीका दूसरा अपनाएगा और इस बार वो धमकी देने का तरीका अपनाता है। टचस्टोन की मुलाकात होती है विलियम से और विलियम को कहता है कि वो विलियम को 150 टाइप से कत्ल करेगा अगर वो ऑड्री को नहीं छोड़ता तो।
मतलब अगर ऑड्री के साथ विलियम रह गए तो विलियम को काट डालेगा टच स्टोन, और वो भी 150 तरह से। विलियम डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि ऑड्री से अपने आप को दूर करेगा। इस तरह से टच स्टोन ऑड्री को पाने में सफल हो जाता है। इधर ओलिवर भी जो चले थे वो भी जंगल में आ चुके हैं, और रास्ते में आने की वजह से उनको थकावट लग चुकी है, और उस थकावट की वजह से वो थोड़ी सी नींद लेने लगते हैं। और उसी समय जब वो नींद ले रहे होते हैं, डेनिस उनका सर्वेंट दूर गया होता है। एक लॉयनेस होती है, एक शेरनी होती है जो उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी वहां पर ऑर्लैंडो आ जाता है। ऑर्लैंडो उस लॉयनेस को किल करता है, और जबकि ओलिवर वहां सो ही रहे होते हैं तो ऑर्लैंडो वहां से चला जाता है। लेकिन जब ऑर्लैंडो उस लॉयनेस को किल कर रहे होते हैं तो डेनिस उनको वॉच कर लेता है, और ओलिवर के जगने के बाद डेनिस पूरी बातें बताता है कि ऑर्लैंडो ने ओलिवर की जान बचाई। अब ओलिवर को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा था अपने भाई को गलत समझकर, इसलिए डिसाइड करता है कि ऑर्लैंडो से मिलकर उसे क्षमा मांगेगा और उसके साथ घर जाने की कोशिश करेगा। इधर उसकी मुलाकात सीलिया से हो जाती है। जब ऑर्लैंडो सीलिया से मिलता है, सीलिया का नाम क्या है यहाँ पर? एलियाना। वो नहीं जानता कि सीलिया कौन है। एलियाना एक शेफर्डेस बनी हुई है, और शेफर्डेस से जब वो मिलता है तो उसे लव हो जाता है, और इस तरह से एलियाना और ओलिवर का लव अफेयर भी सक्सेसफुल हो जाता है। लगभग सारे अफेयर तो लगभग क्लियर हो गए। अब दो अफेयर रह गए, एक तो फीबे और सिल्वियस का, दूसरा रोजालिंड और ऑर्लैंडो का। गायनामेड जो है वो बराबर ऑर्लैंडो को परेशान करता है, और ये दिखाने की कोशिश करता है कि अगर ऑर्लैंडो उससे शादी कर लेता है तो कहीं से भी उसको किसी लड़की की या किसी फीमेल कैरेक्टर की कमी नहीं खलेगी, वो उस सारी चीजों को पूरी करेगा। लेकिन ऑर्लैंडो जो है वो दिन रात सिर्फ रोजालिंड के बारे में ही सोचता रहता है और उसके बारे में ही गीत को गाता रहता है। इस तरह ऑर्लैंडो के लव को, ट्रू लव को एक्चुअली रोजालिंड तो पहचान चुकी थी, और रोजालिंड भी सच में ऑर्लैंडो को ही लव करती थी जब से पहली बार देखा है, क्योंकि शेक्सपियर की दुनिया में जब लव होता है तो लव एट फर्स्ट साइट ही होता है। इसलिए यहां पर भी जो लव हुआ वो एट फर्स्ट साइट ही हुआ, और अब उस लव को आगे बढ़ाने की जरूरत थी। धीरे धीरे प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है सिल्वियस, फीबे, गैनामेड, ऑर्लैंडो और रोजालिंड की। सारे लोग एक साथ बैठते हैं तो वहां पर फीबे का एक स्टेटमेंट आता है कि वह सिल्वियस से तभी लव करेगी या शादी करेगी जब वो गायनामेड से शादी करने में फेल हो जाती है। अगर वो गायनामेड से शादी नहीं कर पाती है, उसी कंडीशन में वो शादी करेगी। गायनामेड कहता है कि वो डिसाइड करेगा इस केस को, और सारे लोगों को अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अगले दिन जब सारे लोग मिलने जाते हैं तो जो गायनामेड है वो अब गायनामेड नहीं रह जाती, एक्चुअली वो रोजालिंड बन के हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिक जो थे, ड्यूक फ्रेडरिक, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ सीलिया के काम की वजह से। जब उन्होंने देखा कि सीलिया जो है वह अपनी सिस्टर रोजालिंड के लिए जंगल में जा सकती है, जबकि रोजालिंड और सीलिया का ब्लड रिलेशन नहीं है, तो उन्हें बड़ा रिग्रेट फील होता है कि सिर्फ पोस्ट को पाने के लिए, पद को पाने के लिए, प्लेस को पाने के लिए उन्होंने अपने भाई को इस तरह से धोखा दिया, इस तरह से चीट किया और पद से हटाया। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो भी जंगल में जाएंगे और अपने बड़े भाई ड्यूक सीनियर को वापस बुला कर ले आएंगे और उनको ड्यूक बना देंगे। इस बात के लिए, इस तरह से ड्यूक सीनियर से मिलने के लिए फ्रेडरिक भी जंगल में आ जाते हैं। ऑलमोस्ट सारे जो मेजर कैरेक्टर्स हैं वो अब जंगल में हैं, और इस तरह से फाइनल डे जहां पर शादी होने का कंडीशन है, तो रोजालिंड जो होती हैं वो अपने आप को रियल फॉर्म में ले आ लेती हैं, और गायनामेड का जो उनका डिस्गाइज रूप था वो खत्म हो जाता है। इस तरह से जब रोजालिंड क्लियर हो गई तो रोजालिंड ऑर्लैंडो के साथ मिल गई। रोजालिंड जो है वह ऑर्लैंडो के साथ मिल गई,
और अब यह क्लियर हो चुका था कि जो फेबे है वो किसी लड़की से शादी नहीं कर सकती है, इसलिए फाइनली वह डिसाइड कर दिया कि वह भी सिल्वियस से, जैसा उसने प्रॉमिस किया था, उनसे शादी करती है। तो रोजालिन और ऑर्लैंडो की शादी हो जाती है फाइनल में, और फेबे और सिल्वियस की शादी हो जाती है। इस तरह से प्ले जो होता है हैप्पी टोन पर एंड करता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब ड्यूक सीनियर को बुलाने के लिए ड्यूक फ्रेडरिक आते हैं तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर, जो मेजर कैरेक्टर जंगल में आए थे, वो तो वापस चले जाते हैं, लेकिन जैक्स जो होता है, जो एक मेलैंकोलिक कैरेक्टर होता है, वह वापस नहीं जाता है, वह जंगल में ही रुका रह जाता है, वहीं पर स्टे करके रह जाता है। इस तरह से एक हैप्पी टोन के साथ ये प्ले एंडिंग लेता है। इस प्ले में कई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, उनको आपको याद करना होगा, क्योंकि उनके बगैर कुछ प्लेसेस, जैसे मैंने आपसे बताया था कि हमेशा ही लाइंस पूछी जाती हैं, किसने कहा है यह भी पूछा जाता है कई बार, हालांकि पूछा तो नहीं गया लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि किसको कहा गया है। तो आपको दोनों चीजें याद रखना होगा कि किसने कहा है, किस प्ले में कहा गया है और किसको कहा गया है। सबसे फेमस स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है, जैक्स का ही है, जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज और सेवन एजेस ऑफ मैन। वैसे अगर स्टेज की बात किया जाए तो शेक्सपियर के लिए स्टेज जो वर्ड होता है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ये कोई पहली बार ऐसी बात नहीं है, क्योंकि शेक्सपियर जो होते हैं वो अपने कई प्लेस में वर्ल्ड स्टेज को दिखा चुके हैं या आगे भी दिखाएंगे, क्योंकि ये तो पहले लिखा गया था। इसके बाद उन्होंने राइट किया अपना दो बड़े प्ले लिखे, जैसे कि हैमलेट और फिर बाद में मैकबेथ। आप देखेंगे तो हैमलेट में भी इस बात को दिखाया गया है कि सारे लोग, हम लोग यहाँ पर कैरेक्टर, और मैकबेथ में तो फेमस स्टेटमेंट ही है जहां पर वो कहते हैं कि हम सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, स्पेशली द फेमस स्टेटमेंट फ्रॉम मैकबेथ, टुमारो टुमारो जो होता है, उसमें वो कहते हैं कि हम लोग एक मेयर प्लेयर होते हैं जो इस दुनिया में आए होते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेज की जो बात किया गया है, ये हम लोग इस जगह पर आते हैं, अपने अपने रोल को प्ले करते हैं, इसी चीज को दिखाते हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवन एजेस, एक दो बार पूछा भी गया है कि कौन से प्ले में सेवन एजेस के बारे में बात किया गया है। 7 अलग अलग अवस्थाएं, यहाँ पर एजेस का जो रिलेशन है अवस्थाओं से है, और उन अवस्थाओं में कौन कौन सी अवस्थाएं हैं या कौन कौन सी एजेस हैं, यह भी हमें जानना होगा। तो पहले तो उस लाइन के बारे में बात करते हैं जहां पर ये स्टेटमेंट दिया गया था। जैसा मैंने बताया, जैक्स का स्टेटमेंट है, ये है एक्ट सेकंड सीन 7th में है, और वो 7 एजेस के बारे में बात करते हैं। उनका स्टेटमेंट है, ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मेन एंड women merely players, they have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Remember, यहाँ पर कहते हैं his acts being 7 ages। अब इसके बाद उन्होंने जो लाइन दी है वो 7 एजेस कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया है। जो 7 एजेस होती हैं नेचुरली हैं, चाइल्डहुड से शुरुआत होती है। तो पहला एज उन्होंने जो बताया है इन्फेंट बताया हुआ, चाइल्ड एज। इसके बाद इन्होंने स्कूल बॉय, एजुकेशन जब शुरू होती है उसके बारे में बताया है। एजुकेशन के बाद उन्होंने लवर बॉय, जब हम बड़ी उम्र की ओर जाते हैं फिर एक लवर बॉय की भूमिका हमारी लाइफ में आ जाती, उसके लिए बताया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह सोल्जर बनता है, थोड़े समय के बाद उसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, कमाने की भी चर्चा होती है कि वो सोल्जर बहादुरी के लिए सोल्जर बन जाता है उस समय के अनुसार। फिर जब वो और उम्रदराज होता है तो जस्टिस, मैटर को सॉल्व करने या उस पर निर्णय लेने का उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ जाता है, तो उस रोल में आता है। फिर इसके बाद स्लीपर्ड पेंटलून, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी झुकने लगती है और अब उसके जो
पुराने कपड़े होते हैं वो स्लिपर होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं, और फाइनली जब वो इस दुबली पतली शरीर की काया से सेकंड चाइल्डहुड की ओर जाता है, सेकंड चाइल्डनेस, तो उसका 7th स्टेज होता है जिसके बारे में इसमें बात किया गया है। ओके, दूसरा जो इसका फेमस स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक पोएम याद रखिएगा। ये जो फेमस स्टेटमेंट अभी हम लोगों ने बात किया है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, इसको जैक्स ने अपना बताया हुआ, जैक्स ने बोला हुआ है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगला जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट रोजालिन का है। एक्चुअली रोजालिन वहां पर गायनेमेट बनी हुई है और उनका स्टेटमेंट आता है और वो कहती है, मेन आर अप्रैल व्हेन दे वू, डिसम्बर व्हेन दे वेड, maids are May when they are maids, but the sky changes when they are wives. Act 4th और scene 1st में ये स्टेटमेंट आता है। एक्ट 4th और scene 1st में स्टेटमेंट आता है। एक्चुअली इसमें ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जो लोग होते हैं, आई मीन जो मेल होते हैं, उनकी जब लव की शुरुआत होती है तो वो इस तरह से चमकते हैं जैसे कि वो बसंत का मौसम हो, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उनकी लाइफ पर ऐसे ठंडक पड़ती है मानो दिसंबर का महीना आ गया हो। और लेडीज के मामले में बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर ये भी बताया गया कि लेडीज जो होती हैं वो खूबसूरत होती हैं, जब शादी से पहले उनकी शुरुआत होती है तो बिल्कुल खूबसूरत सी होती हैं, लेकिन शादी के बाद वही लेडीज जो होती हैं अब पता नहीं क्या हो जाता है, उनकी खूबसूरती गायब सी हो जाती है और उनके हस्बैंड इधर उधर घूमना शुरू कर देते हैं। या दूसरे सेंसेस में देखा जाए, क्योंकि वो पूरे आसमान को ही बदल देती हैं, तो जो शुरुआत वाली थी तो मे की तरफ महकती हुई होती थी, और जब वो शादी हो जाती है तो वो पूरे आसमान को बदल देती हैं। लड़ाइयाँ झगड़ा होना सब एनीवे नॉट लाइक दैट, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें सेंसेस में आती हैं, पूरे आसमान को वो बदलने का काम करती हैं। नेक्स्ट जो है एमियंस सॉन्ग के रूप में सिंगिंग करता है। एमियंस का एक सॉन्ग है जब वो हवाओं के बारे में गीत गाता है, कहता है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर वाइन, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड as men's ingratitude, thy tooth is not so keen because thou art not seen, although thy breath be rude, hi ho, sing hi ho unto the green holy, most friendship is training, most loving mere folly, then hi ho and holy ho, the life is most jolly। एक्चुअली एक सॉन्ग है और वो सॉन्ग के जरिए एमियंस का ये सॉन्ग है, और एमियंस इस बात को दिखाना चाहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वह तो शायद जो ठंडी ठंडी हवाएं जो बहती हैं, खासतौर से दिसंबर के वक्त में जब ठंड हवाएं बह रही होती हैं, तो इन ठंड हवाओं में जितनी कीननेस होगी, शार्पनेस होगी जो आदमी को परेशान कर सके, शायद इसमें जो है वो उतनी कीननेस, उससे भी ज्यादा कीननेस जो होता है वो इसमें पाई जाती है। तो सच में इसमें उन्होंने कहा ना, दाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, मतलब इंसान का जो इनग्रेटिट्यूड होता है, एहसान फरामोशी, वो तो सच में जो ठंड हवाएं चलने वाली होती है जो हमारे अंदर चुभ जाती हैं, लग जाती हैं, उनसे भी ज्यादा कीन इनग्रेटिट्यूड वाला टूथ होता है जो इंसान के पास पाया जाता है। तो इस तरह से एमियस जो होती है हवाओं को भी समझाने की कोशिश करते हैं कि उनके अंदर भी इतनी क्षमता नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम लोग एज यू लाइक इट से किए। हालांकि प्लानिंग तो थी आज चारों प्लेस कंप्लीट करने के लिए, लेकिन चूंकि ये सारे प्लेस स्पेशली एज यू लाइक इट और 12th नाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आज इतना ही रखते हैं। अगले दिन फिर हम लोग आएंगे और अगले दिन हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे 12th नाइट और मेरी बैग्स ऑफ विंडसर। रिमेंबर ये जो क्वेश्चंस होते हैं शेक्सपियर पर, वो मैक्सिमम इनकी कॉमेडीज जो आप साथ पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा 4 जो ट्रेजेडीज हैं, 4 ट्रेजेडीज से अगर कुछ बचता है तो फिर रोमन प्लेस में चलते हैं। रोमन प्लेस में एक प्ले होता है खास तौर से जूलियस सीजर, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इसके अलावा हम रोमांस में चलते हैं। रोमांस में भी एक प्ले होता है टेम्पेस्ट, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो स्पेशली हमें इन प्लेस पर फोकस करना ही होगा। तो अगली बार हम लोग बात करेंगे 12th नाइट और
तो मेरी वाइफ ऑफ एंड सर्क्यूट। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, जैसा भी जो क्वेश्चन होता है जरूर बताते रहिए। ओके, तो सी यू, गुड नाइट फॉर यू।